रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। Capital market में a number of things are happening when you talk about regulation development, when you talk about product development. The topic which is there on the street is about the Investor Week, which Securities and Exchange Commission, along with PMAX and the Stock Exchange and the National Clearing Company and CDC just celebrated. And everywhere people are talking about कि इन्वेस्टर बेस जो है वो पाकिस्तान का ठीक होना चाहिए, इन्वेस्टर बेस में इन्हेंसमेंट होनी चाहिए। व्हेन यू टॉक अबाउट शेयर नंबर्स, तो पूरे रीजन में पाकिस्तान में सबसे कम इन्वेस्टर बेस है। इवन बांग्लादेश, ईरान आर डूइंग फार बेटर देन अस। जो अफ़गानिस्तान की करेंसी है वो अब पाकिस्तान की करेंसी को पीछे छोड़ रही है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट हैज़ हैपेंड। इवन यूरोप के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें पाकिस्तानी बाज़ार हिस्सेस जो हैं वो इंडिया से बेहतर नज़र आता है व्हेन यू टॉक अबाउट द रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर। सो टुडे वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैपिटल मार्केट में कोई मुस्तकिल बेहतरी देखी जा सकती है, और वो क्या चीज़ें हैं ऑन द साइड लाइन्स विच कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट कैपिटल मार्केट काइंड ऑफ कीप्स ग्रोइंग, not on the investor base size, but on the side of liquidity, on the side of turnover, on the side of the market development overall. So today we are going to talk to somebody who has been with the market for over 20-25 years, who has given a lot to the market, and now he is outside the market and now is still doing a lot for the market in terms of the infrastructure development for the capital market, in the product and solution development on the technology side. I have got none else than Mr. Luqman with me, who happens to be a former CEO of the National Clearing Company of Pakistan. Mr. Luqman, welcome to the show and Assalamu alaikum. Walaikum salam. Thank you, Sani. Thank you, GTV, for providing me this opportunity, and thank you very much. Welcome. Luqman sir, when you started the career, उस वक्त काम कैसे हुआ करता था, कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ करता था, ब्रोकर्स सेटलमेंट कैसे किया करते थे, और आज जब आप कैपिटल मार्केट को देखते हैं कि बिलियंस की वैल्यू ट्रेडेड एक दिन में, आवर्स मिनटों में हो जाती है, प्री ओपन में बिलियंस ट्रेड हो जाते हैं, आज के रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को, कैपिटल मार्केट के ऑटोमेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं व्हेन यू स्टार्टेड विद द कैपिटल markets in late 1990s? Ji, thank you, Sani. Actually, I joined CDC in 1997 as part of the core team before CDC went live. So, जैसे कि आपने कहा कि उस वक्त CDC नहीं था और अगर एक दिन ज्यादा वॉल्यूम्स हो जाते थे तो वो लोगों को रातों को बैठना पड़ता था और उसकी सेटलमेंट भी नहीं हो पाती थी। तो सारी सेटलमेंट जो थी वो फिजिकल थी। 1997 सितंबर CDC वेंट लाइव और उसके बाद से जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड सेटलमेंट थी वहां पे कोई इश्यूज नहीं आए। फिर 2002 में नेशनल क्लियरिंग कंपनी फॉर्म हुई और 2004 से आपकी जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट थी, जो कि एक मेजर रीजन था, बॉटलनेक था, वो भी ऑटोमेट हो गया। और 1997 से पहले ही कैट्स हमारे यहाँ आ चुका था, जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स होते थे, वो उससे पहले ही ऑटोमेट हो चुका था और आउटक्राई सिस्टम से शिफ्ट हो चुका था। तो by 2004 everything in the infrastructure was automated। हमारा जो पूरा सेटलमेंट साइकिल था, वन साइड पे वो सीडीसी के साथ कनेक्टेड था सिक्योरिटीज की सेटलमेंट के लिए, तो दूसरी साइड पे वो बैंकों के साथ कनेक्टेड था और जो भी बैंक के साथ ट्रांजैक्शंस होती थी वो सारी ऑटोमेट होती थी। तो ये सारी चीजें तो 2004 तक हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़े इशू आए वो 2005 में आए, 2006 में आए और 2008 में आए, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आए और जिसकी वजह से मार्केट को काफी लॉस हुआ, कॉन्फिडेंस के केस में भी, सेंस में भी, और इन्वेस्टर्स को भी काफी उसकी वजह से हिट भी आई और उसकी वजह से जो है उन्होंने कॉन्फिडेंस लूज किया। 2008 के बाद एसईसीपी ने कमिटीज बनाई, रेगुलेशंस में काफी चेंजेस की, बहुत अच्छी चेंजेस भी हुई और जिसकी वजह से
2014 2013 के बाद से रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली ऑटोमेट वो भी हो गया, उसकी वार बेस्ड मार्जिनिंग हो गई, नेशनल क्लियरिंग कंपनी इवेंचुअली सीसीपी बन गया, एक्ट Right. ऑफ द पार्लियामेंट के थ्रू वो सारी चीजें वहां पे इम्प्लीमेंट हो गई। और उसके बाद से वी नेवर लुक बैक फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव एज वेल। Right. हमारी मार्केट कोविड के वक्त में स्ट्रेट 33% 35% नीचे डाउन हुई, मगर एक दिन भी मार्केट में ये कंफ्यूजन नहीं आया कि सेटलमेंट कैसे। Right. दिस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट रिजीम एट द मार्केट लेवल। और उसको जब हम देखते हैं तो वहां पे सारी चीजें एड्रेस हो गई। तो आज माशाल्लाह अगर हम कंपेयर करते हैं अपनी मार्केट्स को फ्रॉम द रेगुलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, और डिफरेंट रिस्क मैनेजमेंट, सीडीसी, नेशनल क्लियरिंग, स्टॉक एक्सचेंज, वो सारी चीजें परफेक्टली फाइन है। Right. बट द मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज कि द नंबर ऑफ इन्वेस्टर इज स्टिल नॉट इंक्रीजिंग। और जैसे कि आपने अपने स्टार्ट में सारी ब्रीफिंग में बताया कि जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर है वो आज भी 3 लाख से कम है, और Right. उसमें से भी जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो इसके भी 1/5 1/6 है, और जो हाईएस्ट ट्रेडिंग हो रही होती है वो चंद हजार इन्वेस्टर्स हैं जो ट्रेड कर रहे होते हैं। तो Right. ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जो हमें सोचना चाहिए कि आज तक हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्यों नहीं बढ़ पाए। बिल्कुल ठीक है लुकमान साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समअप किया कि नाज़रीन के लिए मैं कहते चलूँ कि सिर्फ सिर्फ चंद लाख की वॉल्यूम अगर ट्रेड हो जाती थी तो लुकमान साहब ने इस बात को रिट्रेट किया, रिमाइंड कराया कि आपको सारी सारी रात बैठना पड़ता था और अब प्री ओपन में बिलियंस का काम हो जाता है। सो टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत शुक्रिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जिन लोगों ने काम किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन देर 3 थिंग्स विच आई वुड वांट कि लुकमान साहब उसको उस पर थोड़ा सा तायराना जायज़ा ज़रूर पेश करें। 2003 में बाज़ार हिस्से एक दिन बंद हुई बिकॉज ऑफ द हनीफ मूसा क्राइसिस। और दूसरी चीज़ जो लुकमान साहब ने कही कि ग्रेजुअली सिस्टम ने जो इम्प्रूव किया है, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ने जो इम्प्रूव किया है, वो भी अपने मुंह बोलता अपना ख़ुद सबूत है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बाज़ार हिस्से में वैल्यू काफ़ी ट्रेड हो जाती है, बट इन्वेस्टर बेस का यस आई एग्री विथ हिम। सो 2003 के लिए मैं चाहूँगा आप थोड़ा सा ज़रूर अपनी मेमोरीज़ को शेयर करें लोगों के साथ। 2005 के ऊपर आपको याद होगा वो वक्त कि जब लोग मार्च के आखिरी हफ्ते में पीपल वर लाइक कि यार हमारे सौदे कट जाएं, और फिर लोग कहते थे यार या तो हम कटेंगे या सौदे कटेंगे। और फिर 2008 में फिर हमने देखा कि जब क्राइसिस आया तो कुछ ब्रोकर्स जो हैं उनको कार्ड्स के पैसे एडवांस में लोन दिया गया और फिर वो पलट कर वापस नहीं आए। सो आई हैव दिस व्यू, माय ओन पर्सनल व्यू, कि रिस्क मैनेजमेंट साइड पे जहाँ रेगुलेशंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रेगुलेशंस की डेवलपमेंट की साइड पे बहुत अच्छा परफॉर्म किया गया, वहाँ पे इन्फोर्समेंट में लुकमान साहब वुड यू एग्री विथ मी के चैलेंजेस रहे हैं और उसी वजह से इन्वेस्टर इज शाय ऑफ कमिंग टू द मार्केट? मैं बिल्कुल आपकी बात, इनिशियली बात से एग्री करूंगा कि 2003 2005 और 2008 जो 3 क्राइसिस थे, उसके बाद मेजर चेंजेस आई रिस्क मैनेजमेंट में, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से भी, वार बेस्ड मार्जिनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और एज अ नेशनल क्लियरिंग को सेंट्रल काउंटर पार्टी बनाया गया। तो उसके बाद तो हमने ये क्राइसिस बिकॉज ऑफ द मार्जिन या बिकॉज ऑफ द डिफॉल्ट तो नहीं देखा, क्योंकि राइट। वो सारी चीजें तो वहां पे ठीक हो गई। 2003 और 2005 के जो क्राइसिस थे वो तो हमारे होम ग्रोन थे। राइट। 2008 का क्राइसिस जो था वो ज्यादा बड़ा भी था, और वो इंटरनेशनली भी, ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स ने हिट ली थी, और उसकी वजह से इम्पैक्ट जो था वो ज्यादा ज्यादा था। तो राइट। अगर हम इन दोनों क्राइसिस को अलहदा कर लें तो 2003 और 2005 को अगर मैं एक सेंटेंस में कवर करना चाहूं तो वो ये था कि लोगों ने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा ट्रेड कर दिया था, राइट। और अननेचुरल प्राइस इंक्रीज हो गया था। वो राइट। प्राइसेस तो आज तक हम नहीं पहुंच सके, जबकि राइट। डॉलर में अगर देखा जाए तो 1/4 हो गई है करेंसी, लेकिन रूबी में भी आज तक उन प्राइसेस को टच नहीं किया गया। 2005 का जो आपने जिक्र किया, राइट। उसमें ओजीडीसी ने 200 रुपए हिट किया था, वो तो या आज भी उसकी प्राइस नहीं है। ये तो वो बिल्कुल सही। वो डेफिनेटली एक डिफरेंट रीजंस थे, 2008 के डिफरेंट रीजंस थे, मगर वी बेसिकली कम आउट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और राइट। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो रिस्क मैनेजमेंट की सिचुएशन है वो बहुत बेहतर है, और उस वहां पे मसला नहीं है। लेकिन मसला अपनी जगह पे है। या मसला ये है कि आज भी इन्वेस्टर्स जो हैं वो
उस तरह से काम नहीं कर रहे, और मार्केट्स का जो रेपुटेशन है या या मार्केट की जो एक गुडविल है वो उस तरह की नहीं बन पाई जैसे कि दूसरे मुल्कों में आपने जिक्र किया है। अब ईरान में 65 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया में मोर देन 90 मिलियन इन्वेस्टर्स हैं, और सिमिलरली बांग्लादेश और श्रीलंका में भी हमसे बहुत या ज्यादा इन्वेस्टर हैं। राइट। तो इसके बारे में जरूर हमें सोचना चाहिए कि क्यों हमारे मुल्क में ये इन्वेस्टर्स क्यों नहीं आ पा रहे और उसका क्या रीजन। बिल्कुल ठीक है लुकमान साहब। सो यू आर एग्रीइंग कि रेपुटेशन रिस्क मैनेजमेंट साइड पर वी स्टिल नीड टू वर्क हार्ड, एंड इफ यू वर टू पोस्ट टू बी पोज्ड अ क्वेश्चन कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें इन्वेस्टर को बाज़ार की तरफ लेकर आना है तो हमें किस तरह के मेजर्स लेने होंगे अपार्ट फ्रॉम मैनेजिंग द रेपुटेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन? देखिए, मैं समझता हूँ ट्रेडिंग साइड पे तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंप्रूव हो गई, राइट। मगर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस के लिए और भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काम होना चाहिए। राइट। जैसा कि हमारे यहाँ फॉर एग्जांपल आईपीओज आए, एक वक्त में जब आईपीओज आते थे, जब ये सारी क्राइसिस आए, उस वक्त आईपीओज जो आते थे, पीपीएल का आया, ओजीडीसी का आया और मल्टीनेशनल कंपनीज के आए, तो वहां पे जो स्मॉल इन्वेस्टर था वो काफी अच्छा रिटर्न उसको मिल जाता था। राइट। और अगर वो कोई 5,000 का स्क्रिप आता था तो वो ओपन होने के बाद उससे डबल ट्रिपल एट टाइम्स इससे भी ज्यादा प्राइजेस उसको मिल जाती थी, तो उसका एक इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। राइट। लेकिन पिछले चंद सालों में कोई चेंजेस आई हैं बुक बिल्डिंग की वजह से या वॉट एवर द रीजन आर, वो अट्रैक्शन टू द न्यू इन्वेस्टर्स खत्म हो गई है। तो एक तो मेरे हिसाब से इस चीज को दोबारा से देखने की जरूरत है कि हम नए इन्वेस्टर्स को किस तरह से ला सकते हैं। जब राइट। हम बात करते हैं बाइनेंस में 20 लाख इन्वेस्टर्स हैं, तो राइट। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स की तो कमी नहीं है। यस। इन्वेस्टर्स तो हैं, राइट। उनको अट्रैक्शन नहीं है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। अगर हम थोड़ा सा इसको आगे लेके जाएं, इस हॉराइजन को आगे करें, तो मेरा ये व्यू है कि हमने बहुत सारी रेगुलेशंस तो बना दी हैं। सो फॉर एग्जांपल वी हैव रेगुलेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, राइट। लेकिन क्या ये सही है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को जिस वजह से लाया गया था वो अपना रोल सही तरह से पूरा कर रहे हैं? क्या वो वाकई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? और क्या ऐसा है कि जो रिटर्न स्पॉन्सर शेयर होल्डर्स को मिल रहा है वही रिटर्न माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को भी मिल रहा है? मेरे एक मेंटोर होते थे, वो कहते थे हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हम टेक्सटाइल वालों के इन्वेस्टर बने, हमें तो इनके राइट। दामाद बनना चाहिए था। और राइट। वो 2-2 हजार गज के घरों में रहते हैं और टेक्सटाइल वालों ने कभी आपको डिविडेंड्स नहीं दिया। तो राइट। अब इस सारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कॉन्सेप्ट लाया गया था। राइट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉन्सेप्ट को यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स राइट। एक खाना पूरी की गई है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को आया जाता है, मगर वो अपना रोल प्ले नहीं कर पा रहे। एटलीस्ट वो ये रोल प्ले नहीं कर पा रहे कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर कैसे पाए। प्रोटेक्ट किया? माई पर्सनल व्यू ऑब्वियसली। अंडरस्टूड लुकमान साहब। वक्त हुआ चाहता है छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद हम ज़रूर चाहेंगे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के रोल पे भी थोड़ी सी बात करें, और जो रेगुलेशन डेवलपमेंट में जो आजकल काम हो रहा है हम थोड़ा सा उसको भी टच बेस करें। और आखिर में हम ज़रूर ये बात करें प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इन सब चीज़ों में मददगार हो सकती है। सो नाज़रीन, डोंट गो नो वेयर, लेट्स मीट आफ्टर अ शॉर्ट। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में लुकमान साहब ने तफसील के साथ बताया कि जो चैलेंजेस हैं उसके पीछे वजूहात क्या हैं, एंड गोइंग फॉरवर्ड उनकी नज़र में कौन से स्टेप्स को लिया जाना चाहिए। सो वक्फे से पहले हम बातचीत कर रहे थे द रोल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट। व्हेन यू टॉक अबाउट द नंबर्स, मेरी नई पीआईडी की रिपोर्ट है कि ये कानून बन तो गया लेकिन ये भी इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो पाया, गलत तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। वो एक और बातचीत है। अभी डायरेक्टर समिट में आकिब सईद साहब ने फरमाया कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की फ़ीस है वो ही बता रही होती है कि ये डायरेक्टर कितना इंडिपेंडेंट हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि फ़ीस या तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा आसमान पे है, तो वही डिफ़ाइन कर रही होती है टू द क्वेश्चन ऑफ इंडिपेंडेंस। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि पीआईडी की रिपोर्ट कहती है कि 83 लिस्टेड कंपनीज़ ऐसी हैं
कि जिसमें आज भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंटेड नहीं हैं, और कोई 80-90 के करीब एक ही लॉट है बुजुर्गान दीन का, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का, कि जो कानून से मावरा 20-20 कंपनियों में डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाते हैं। और आखिर में पीआईडी की रिपोर्ट ये बताती है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि 31 फैमिलीज़ के हाथ में 4.6 ट्रिलियन रुपीस की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एंड दे वांट टू मेक श्योर कि ये एक सिस्टम जो है वो बॉडीगार्ड के तौर पे काम करता रहे और ये निज़ाम इसी तरीके से चलता रहे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द कैपिटल मार्केट, so not Luqman Saab, not people like him, but there are other people in the market who have this opinion कि PSX में इस वक्त एक्टिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, CDC के जो CEO हैं, उनके लिए इश्तहार आया हुआ है। एंड लुकमान just concluded his services with National Clearing Company of Pakistan just 2 months back. So all the three institutions, because of these regulations and not because of the independent directors merely or only, these are the regulatory placements which are making sure कि ये नई अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मारिज़ अमल में आए। मगर अगर इस बात का सही से जवाब दिया जाए या जवाब खोजा जाए कि क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो ठीक तरीके से होती है, और क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो सीईओ की तैनाती में अपना सही किरदार अदा कर रहे हैं, और क्या अगर किसी इदारे में वाकई, यानी ये जो 3 इंस्टीट्यूशन हैं PSX, CDC, NCCPL, यहाँ पर अगर सही इंडिपेंडेंट सीईओ की तैनाती हो जाए तो वो कैपिटल मार्केट की डेवलपमेंट में क्या कुछ कर सकती है। सो लुकमान साहब, ओवर टू यू, यू हैव अ व्यू ऑन दिस कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं उसके रोल को मेरिट पर देखने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हमारे यहाँ, वैसे तो मैंने ऑब्वियसली 20 साल तक बोर्ड पे काम किया नेशनल क्लियरिंग में एज अ सीईओ, और मैंने बहुत सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव जो सारे थे रिटायर्ड एंड वर्किंग एज वेल, बेतहाशा अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, जिसमें काफी इंडिपेंडेंट भी थे, कुछ एक्सचेंज के थ्रू भी आते थे, राइट, कुछ डायरेक्ट भी आते थे, और जनरली ये काम इन इंस्टीट्यूशन में तो काफी बेहतर तरीके से परफॉर्म, हुआ है। मेरा जो अभी पहला वाला टॉपिक था वो तो हम उस टॉपिक पे थे कि जनरल जो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड लिस्टेड कंपनीज हैं, जहां राइट, पे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता या उनका प्रॉपर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो उस वजह से उन मार्केट्स में नहीं आते। लेकिन अगर हम इन 4 इदारों की बात करें तो आपकी चीज में मैं एक और ऐड कर दूंगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में भी 1 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है और वहां राइट, पे भी इस वक्त एक्टिंग सीईओ है। तो राइट, सबसे पहले तो ये कि जाहिर है एक्टिंग सीईओ को हमें उसके टर्म को मिनिमम रखना चाहिए, और जो भी अपॉइंटमेंट्स होनी है वो मेरिट पे भी होनी चाहिए और जल्दी होनी चाहिए, राइट, इसमें राइट, तो कोई दो राय नहीं है। और जितनी प्रॉपर इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी उस इदारे के लिए वो उतना ही अच्छा उसका इम्पैक्ट आएगा। दूसरी चीज ये है कि क्या इन इदारों पे जो लिमिटेशंस आ रही हैं उसकी जरूरत है या नहीं है, क्योंकि राइट, ये बड़े यूनिक टाइप के इदारे होते हैं, और इन इदारों पे जो रीजन है चेंज करने का सीईओज के टर्म्स के बेसिस पे, उसका क्या रीजन है, राइट, उसको भी देखने डेफिनेटली की ज़रूरत डिलिब्रेट करना चाहिए, और अगर उसका कोई फायदा है तो वो होना चाहिए, और अगर कोई फायदा नहीं है तो नहीं होना चाहिए, या उसका कोई बेहतर जो भी बेस्ट पॉसिबल तरीकेकार है वो होना चाहिए। है। लुकमान तीसरी चीज साहब, जो इसी के एक हवाले से मैं ज़िमनन थोड़ी सवाल सी मैं एक पूछना आखिरी चीज। चाहता हूँ, लुकमान साहब एक ज़िमनन सवाल पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्लियरिंग कंपनी एक ही इदारा है, डिपॉजिटरी कंपनी एक ही है, स्टॉक एक्सचेंज एक ही है। सो ये टेक्सटाइल सेक्टर या बाकी सेक्टर की तरह इसका मामला नहीं है, पूरे पाकिस्तान में एक इंस्टीट्यूशन है। सो फ्रॉम वेयर आर यू गोइंग टू गेट द पर्सन ऑफ सेम एक्सपीरियंस? ये भी तो सवाल है ना, अगर जी एक साल बिल्कुल, से। आप इस पे, लेकिन चूंकि मैं रेलेवेंट पर्सन हूं एंड आई हैव माय ओन कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा डायरेक्ट बात अंडरस्टूड, इस स्टेज पे नहीं अंडरस्टूड, करना चाहता। ऑल्दो मैंने जब ये रेगुलेशंस आई थी तो आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड टू लीव द जॉब, और मेरे पास एक दो और अपॉर्चुनिटीज एसआरओज में ही थी, तो मैंने उससे अपने आप को विड्रॉ कर लिया था। और जैसे कि आपकी नॉलेज में है, मैं अपनी टेक्नोलॉजी कंपनी मैंने फॉर्म की है और मैं उसको राइट, परस्यू करना चाहता हूँ, राइट, क्योंकि मैं समझता हूँ वहां पे मैं ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। यंगस्टर्स की ट्रेनिंग भी हम कर रहे हैं और हम एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं,
एंड वी हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। मेरा इसमें सिर्फ एक लास्ट चीज जो रह गई वो ये थी कि हमने जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स थे जिनके पास नॉलेज थी, जो हार्डली 20, 25, 30 लोग हैं जिन्होंने या तो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी में सर्व किया था या पीएसएक्स में या एनसीसीपीएल में या मर्केंटाइल एक्सचेंज में, उनपे भी 3 टर्म्स की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। और उनपे ये रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि वो अगर एक कंपनी में कर चुके हैं तो वो किसी दूसरी 3 कंपनियों में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो ये मेरे हिसाब से जो आपकी बात है उस लिहाज से ज्यादा क्रिटिकल है कि अगर आप पूरी के पूरी चारों कंपनीज के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एक्सक्लूड कर देंगे तो आपके पास फिर एक्सपीरियंस लोग कहां से आएंगे। और जो ये मार्केट्स हैं, ये मार्केट डेफिनेटली रिक्वायर अ लॉट ऑफ लर्निंग कर्व। जो डायरेक्टर्स होते हैं वो 3 साल में तो इस काबिल होते हैं कि उनको कोई चीज समझ में आए। अगर आप 2008 का जो भी आपने वाकया लिया, अगर हम उसको थोड़ा सा री कलेक्ट कर लें, उसको दोबारा से याद करें, तो वो वक्त था जब लोग मार्जिन्स के हवाले से बिल्कुल ही स्टक हो गए थे। और हमें याद है कि हमारे ऊपर केसेस भी हुए थे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के 3 केसेस मेरे पे हुए थे। अलीउद्दीन अंसारी जो हमारे उस वक्त के चेयरमैन थे, ही नोज इन्स एंड आउट अबाउट द कैपिटल मार्केट। और जिस तरह से उन्होंने उस वक्त सिचुएशन को हैंडल किया था, आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। तो अगर उस तरह के लोग नहीं होंगे और आज गॉड फॉरबिड किसी स्टेज पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी गुड फॉर दीज इंस्टीट्यूशन। और हमें वो एक्सपीरियंस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को लाना चाहिए। ठीक है, अगर कोई चेंज की रिक्वायरमेंट है, उसके कोई बेनिफिट्स हैं, तो वो हमें जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन उसको इस मिटिगेट करना चाहिए रिस्क को। अगर कोई पीएसएक्स पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहा है तो बाकी 3 इंस्टीट्यूशन में तो उसको अलाउ होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां पे आ सके। और सिमिलरली अगर किसी और कंपनी का है तो वो दूसरी जगह पे, ताकि उसको जो कैपिटल मार्केट का इकोसिस्टम है उसकी तो नॉलेज हो। अच्छा, हैविंग सेड दैट, अब हम दोबारा उस टॉपिक पे आ जाते हैं जिस टॉपिक पे हमारा ये प्रोग्राम है, और वो है कि हाउ टू इंक्रीज दी नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स इन द कैपिटल मार्केट, बिकॉज वो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। और हमें जो है वो सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पे करना चाहिए कि हमारे जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर हैं वो 2 लाख 3 लाख क्यों है, जबकि बाइनेंस में अगर वो 20 लाख हैं तो यहाँ वो 20 लाख में से कम 8-10 लाख तो आने चाहिए। तो वो क्यों नहीं आ रहे, वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। मैं सिर्फ इसमें एक चीज जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब से हमने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का काम शुरू किया था, एससीसीपी ने भी उसमें बहुत मेजर रोल प्ले किया था, तो उसके बाद से नंबर ऑफ इन्वेस्टर में एक बड़ा यूनिक चेंज आया। और पहले जो है 95% इन्वेस्टर्स जो होते थे वो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से होते थे। और लास्ट 1 ईयर में जो नए इन्वेस्टर्स आए हैं उसमें ऑलमोस्ट 60% इन्वेस्टर इन 3 सिटीज के अलावा शहरों से थे। तो यानी कि 60% लोग इन्वेस्टर वो थे जो कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से अप्रोच नहीं कर रहे थे। तो अगेन हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज जो आपका सवाल था वो चीज तो एड्रेस कर दी है। नाउ वी आर इन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन लिविंग इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन चूंकि वो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो अपॉर्चुनिटी या वो फेयरनेस फील नहीं हो पा रही, तो वो शायद नहीं आ रहा। तो हमें 2 चीजों पे काम करना होगा। एक तो गुडविल मेजर्स, कॉन्फिडेंस मेजर बिल्ड करने होंगे कि ये जो है फेयर मार्केट है और यहाँ पे फेयर प्रॉफिट्स एंड लॉस इन्वेस्टर्स के साथ शेयर किया जाता है। और दूसरा, इस चीज को एजुकेट करना होगा ऑन अ पैन पाकिस्तान बेसिस पे, जिसपे आई एम श्योर एससीसीपी विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, पीएसएक्स, पीएमएक्स आजकल काफी प्रोग्राम कर रहा है, एनसीसीपी अपने लेवल पे काम किया है, सीडीसी भी बहुत काम करता है। तो इस पे हमें मजीद फोकस करना होगा, मगर इसी के साथ साथ जो इमेज है ऑफ द कैपिटल मार्केट उसको भी ठीक करना होगा। अंडरस्टूड। लुकमान साहब, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आखिर में आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करें कि गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का विजन एंड मिशन होना चाहिए ऑफ द रेगुलेटर्स।
देखिए, मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि टेक्नोलॉजी का जो यूजेज है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने 90% तो कर लिया है। अब डेफिनेटली इंप्रूवमेंट तो आती जाएगी। राइट। सबसे पहले पीएसएक्स ने उसको एड्रेस किया, फिर सीडीसी आ गया, फिर नेशनल क्लियरिंग आ गया, फिर सीसीपी रिस्क मैनेजमेंट की सारी चीजें कंप्लाइंट हो गई, उसके बाद सर्वेलेंस सिस्टम भी आ गए। और अब जैसे मैंने बताया, ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का भी प्रोसेस आ चुका है, राइट। सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं, बैंकिंग है, वो भी हो चुकी है। तो राइट। अब तो हमें सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने हैं, और राइट। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अगर प्रॉपर तरीके से हो जाए तो उसको स्प्रेड आउट करना है टू द मार्केट। के ये जो मार्केट है, जो पहले मार्केट का इंप्रेशन था, अब चेंज हो चुका है, और अब रिटेल इन्वेस्टर्स के वो यहाँ पे लाना होगा, जिसमें जाहिर है ब्रोकर्स का भी एक बहुत मेजर रोल होगा। या क्योंकि ब्रोकर जो है वो इस मार्केट में, उनके लिए अट्रैक्शन ये है कि जो ट्रेडिंग इन्वेस्टर्स है वो आ जाए, और उनके बेनिफिट में जाता है कि अगर वो 20 अच्छे बड़े इन्वेस्टर्स आ जाते हैं जो डेली बेसिस पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो उनकी इनकम उससे एसोसिएट हो जाती है, और वो इन्वेस्टर जो कि एक जेन्युइन इन्वेस्टर क्लाइमेट क्रिएट करेगा, या वो स्टूडेंट है जो हर महीने 10,000 का शेयर लेगा, या जो हाउस वाइफ है जिसने 20,000 की गोल्ड की इन्वेस्टमेंट करनी है, और वो ओवर द पीरियड बिल्ड करना है, वो राइट। कल्चर अभी तक मार्केट में उस तरह के ब्रोकर्स एक दो जरूर आए हैं, राइट। लेकिन उसमें डेफिनेटली बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है। तो राइट। मेरी तो ये डिजायर है कि उस तरह के ब्रोकर्स भी मार्केट में आए, और उसको रेगुलेटर्स भी सपोर्ट करें, और वो पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी को भी उसको यूज करें, मार्केटिंग के लिए भी, सोशल मीडिया पे भी जाएं, और ईज ऑफ ट्रांजैक्शन एंड ईज ऑफ अकाउंट ओपनिंग में भी इसको यूज करें। तो यही वो तरीकेकार है जिससे दूसरे मुल्कों में मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर आए हैं, और हम भी कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास भी आएंगे। एक और एरिया जो मैं समझता हूँ, जो मैं जब यूनिवर्सिटी और कॉलेज में होता था, तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, आईपीओज आते थे, और उसमें एक स्मॉल इन्वेस्टर के लिए एक अट्रैक्शन का एलिमेंट होता था। राइट। बीइंग ए स्टूडेंट, हम जब 5,000 का शेयर ले रहे होते थे, तो हमें पता होता था कि अगर हम फॉरन भी हमारी ये एप्लीकेशन में नंबर अगर हमारा आ जाते हैं शेयर्स, तो हमें वो 5 के 10,000 या 5 के 15,000 मिल जाएंगे, जो एक राइट। स्टूडेंट के लिए काफी अट्रैक्टिव होता था। बिल्कुल सही। तो वो इस तरह से मार्केट में अपने आप की इब्तिदा कर लेता था और मार्केट में आ जाता था। तो राइट। आज ऐसी ट्रिप्स आनी चाहिए जिसमें स्मॉल इन्वेस्टर्स को थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जाए, और उसको अच्छे रेट पे अगर ये शेयर्स मिल जाएंगे, और वो एक दफा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को महसूस कर लेगा, और उसकी इन्वेस्टमेंट की हैबिट्स बन जाएंगी, तो ना सिर्फ वो कैपिटल मार्केट के लिए अच्छा होगा, बल्कि वो हमारे हमारे जीडीपी और सेविंग रेशियोज को भी इंप्रूव करेगा, क्योंकि वी हैव वन ऑफ द लोएस्ट सेविंग रेशियो इन द इंटायर वर्ल्ड। हमारा राइट। सिर्फ 13% का सेविंग रेशियो है राइट। जीडीपी के हिसाब से, जो नॉर्मली 20% मिनिमम होना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ सिवाय प्रॉपर्टी के कोई प्रोडक्ट नहीं है। राइट। या तो वो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें बड़े एक स्पेसिफिक टाइप का ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स होता है जो काम कर रहा होता है, करेंसी में कर रहा है, गोल्ड में कर रहा है, या प्रॉपर्टी में कर रहा है। समझता हूँ कि अगर इस तरह की प्रोडक्ट लेके आई जाए जो कि लॉन्ग टर्म इंगेज करे इन्वेस्टर्स को, और उनको ये सिखाया जाए कि भाई ये आज लेके कल बेचने के लिए ट्रेडिंग करने का एक ऑब्जेक्टिव कुछ लोगों के लिए तो है, राइट। लेकिन एज ए इन्वेस्टर हर आदमी के लिए जरूरी नहीं है। और उसके लिए बेहतर ये है कि वो एक अपनी अमाउंट को स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्ड करें। तो अगर राइट। ये चीज हो जाए तो मेरा ख्याल है वो मार्केट के लिए बहुत अच्छा हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। लुकमान साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे लुकमान साहब। ही हैपन्स टू बी द फॉर्मर CEO ऑफ द NCCPL। बहुत सारी उन्होंने काम की बातें की, उन्हें सम अप करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट आई ट्राई एंड जस्टिफाई। पहली चीज़ जो उन्होंने हाईलाइट की वो ये थी कि जो नई कंपनीज आती हैं, IPOs आते हैं, ₹3 वाले शेयर का ₹72 प्रीमियम दे के ₹75 पे आप उसको इन्वेस्टर को थमा रहे होते हैं। सो पुराने वक्तों में 1990s में जो मार्केट में बूम आया था, उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि विदाउट प्रीमियम आप एक छोटे इन्वेस्टर को 500 शेयर दे देते थे, तो लाखों शेयर होल्डर आपके पास मौजूद होता था। आज भी उन्हीं नंबर्स की वजह से 300 पे आप खड़े हैं। अदरवाइज लुकमान साहब इज़ राइट कि आपके जो नंबर्स हैं वो महज चंद हज़ार इन्वेस्टर्स तक हैं। The other thing which he pointed out was about the investor base. इन्वेस्टर बेस के लिए बातों से हट के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है। द नंबर्स विच ही ट्राइड शेयरिंग वाज कि
5 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम वाले जो हाउस होल्ड हैं उनकी जो तादाद है पाकिस्तान में वो कनाडा की मिडिल क्लास से ज़्यादा की है। सो पाकिस्तान इज़ अ बिगर दैन कनाडा व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान में जो सेविंग का रेशो है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव वो 13% के आसपास है। दैट इज़ नॉट ओके, बट इवन इफ़ दैट कम्स टू द मार्केट में जो इन्वेस्टर्स की तादाद है वो 1-1.5 करोड़ इन्वेस्टर तक जा सकती है। And the other thing that he pointed out was about the regulatory infrastructure. उसके ऊपर बहुत सारा काम हो गया है, रिस्क मैनेजमेंट साइड पे काम हो गया है, लेकिन जहाँ काम करने की ज़रूरत है वो है टेक्नोलॉजी। When you talk about CDC and CCPL and PSX, सब जगह पर टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। So digitization he said कि mid-90s से स्टार्ट हुई 1997 से, और 2018-19 में पीक हमने देख लिया। हर वो चीज़ जो कागज़ पे पेन कलम से लिखी जाती थी वो टेक्नोलॉजी ने डिजिटाइज़ कर दी है। एंड वंस थिंग्स आर डिजिटाइज्ड उसको डिजिटलाइज करना, उसके ऊपर प्रोसेस लिखना बहुत आसान है। विच मीन्स कि अगर आज IPO के लिए कोई ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खोलता है तो मिस्टर मिसेस के स्केलेटन की बहस में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट या CNIC के एक्सपायरी डेट के लिए उसको दोबारा कीन कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये पूछना चाहिए उससे कि भाई तुम्हारा CNIC नंबर क्या है, बैंक अकाउंट नंबर क्या है, और उसको मैसेज भेज दें भरे हुए फॉर्म के साथ कि सारा डेटा हमारे पास तुम्हारा मौजूद है और ये तुम्हारे 500 शेयर या 5000 शेयर्स तुम्हारे लग गए। सो देयर इज़ अ लॉट दैट ही सेड, देयर इज़ अ लॉट दैट हिज न्यू टेक्नोलॉजी कंपनी इज़ डूइंग। हम कोशिश करेंगे 2-4 महीने में दोबारा देखने की कि ये वाला एक स्टफ़ जो रेगुलेटरी बॉडी से बहरहाल बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन मिड-50s में एक्सचेंज क्लियरिंग कंपनी, डिपॉजिटरी कंपनी, और आकिब सईद के साथ भी यही हुआ कि वो SEC से बाहर वापस जब आए मार्केट में तो ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब, और वो जो मार्केट डेवलपमेंट का प्लान था आज उस मार्केट डेवलपमेंट प्लान पे आपकी बाज़ार ने काम करना है वो कर रही है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये ज़रूर देखा जाएगा कि जो फ्रंट लाइन रेगुलेटरी बॉडीज से बिकॉज ऑफ द रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, कवानीन का शुक्रिया, ये जो एक लॉट बाहर आ रही है ये बाहर आके कैपिटल मार्केट के इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैसे काम करती है और मार्केट डेवलपमेंट के लिए अपना किरदार कैसे अदा करती है, इसका जायज़ा दोबारा से एक दफ़ा फिर लेंगे। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।